यार भाई कुछ गजब लेवल की आंधी लेके आया है ये सुपरस्टार कल अपने साथ जब इसने डब्ल्यूडब्ल्यू में अपना डेब्यू किया। मैं बात कर रहा हूँ पेंटा की। तो ट्रिपल एस ने ट्वीट किया, जो कि आपको पता है वो हर एक सुपरस्टार के साथ करते हैं जो कि डेब्यू करता है, रिटर्न करता है, चैंपियनशिप जीतता है या फिर कुछ भी होता है, मेन रोस्टर से कॉल अप होता है उसका। इस वाली वीडियो में 83,000 लाइक्स हैं। और भाई इसका कंपैरिजन करो आप, रिसेंटली रॉक ने कुछ भी किया हो उसमें इतने कभी लाइक्स नहीं आए। रिसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, रोमन रेंज, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, किसी को भी उठा लो, कोई भी टॉप स्टार को उठा लो, इतने ज्यादा लाइक्स रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू की किसी भी ट्विटर पोस्ट के ऊपर नहीं आए हैं। इसको निकी बेला से यहाँ कंपेयर कर सकते हो, खैर उनके तो लाइक्स आने के अलग रीजन थे। तो भाई ना सिर्फ उनके लाइक्स यहाँ पे तगड़ा है, बल्कि उनके आने से पहले मर्चेंडाइज भी उनकी रिवील हो गई थी। भाई उसकी सेल्स भी बहुत तगड़ी चल रही है। डब्ल्यूडब्ल्यू इंटरनली बहुत ज्यादा खुश है जिस तरीके से पेंटा को सपोर्ट मिल रहा है और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जेड कारगिल के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। मोमेंटम इतना तगड़ा था, उनकी पोस्ट के ऊपर बहुत सारे लाइक्स आ रहे थे, लेकिन कितना गंदा तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको आगे यूज किया, यूटिलाइज किया, वो सब हमको पता है। मतलब मोमेंटम तो बिल्कुल ही बिखर गया जेड कारगिल का। वो चीज मैं चाहता नहीं पेंटा के साथ हो, क्योंकि अभी तो पक्की पकाई खीर है। ऐसा ही हो गया कि भाई फुल टॉस बॉल आई है, उसको अब छक्के में कन्वर्ट ना किया तो भाई फिर तो तुम क्या ही एक खिलाड़ी आदमी हो। तो इस बार ट्रिपल एस से उम्मीद है, जेड कारगिल वाला सीन मत कर देना इनके साथ। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 604 में। और भाई अभी रिसेंटली जो काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन टैलेंट है, सुपरस्टार्स हैं, ये पॉडकास्ट के ऊपर गए और कुछ बातें मेरे से मिस हो गई, लिखी हुई थी, पता नहीं 3-4 वीडियो से मिस हो गया। पहले स्टार्ट करेंगे पॉल हेमन की बातों से। और आपको जरा भी रियलाइज नहीं होगा इस वीडियो को देखते हुए कि मैं ये सब रिकॉर्ड पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन ये मेरे कार्ड ने कुछ तो कबाड़ा कर दिया, उसकी वजह से मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बट इस वीडियो को सुनते हुए आपको एक्साइटमेंट में लगेगा नहीं कि दोबारा से रिकॉर्ड हो रहा है। और ये होती है एक रियलिटी भाई, कि जब मैं यहाँ आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं, ये मेरा कैमरा और कैमरे पीछे आप मुझे देखने वाले, बाकी सारी चीज़ों को साइड में करना पड़ता है। और ये थी मेरी निंजा टेक्निक आपसे लाइक और सब्सक्राइब के लिए कहने की, बट नहीं हुआ तो सही में ऐसे ही है। पॉल हेमन से स्टार्ट करते हैं पहले। और भाई एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू में किसी स्टोरी लाइन को लिखा कैसे जाता है अगर उसमें पॉल हेमन इन्वॉल्व है, जो कि आप कह सकते हो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के अंदर ही पॉल हेमन का कुछ ना कुछ सही रहता है। वो ये कहते हैं जब भी मैं कोई स्टोरी को लिखता हूं, मैं अभी की तो बात करता ही नहीं, मैं आज से 2-3 साल बाद, मतलब कोई स्टोरी लिखने से पहले सबसे पहले पॉल हेमन उसका आखिरी पन्ना, आखिरी पेज लिखते हैं और उसके बाद वो उल्टा चलते हैं। तो यानी कि अभी आप जो भी स्टोरी देख रहे हो, रोमन रेंज की, ट्राइबल चीफ की, सीएम पंक की, किसी भी तरीके से जहां पे भी पॉल हेमन का ऑन स्क्रीन रोल है, वहां तो ऑब्वियसली पॉल हेमन काम करते हैं, लेकिन बाकी सुपरस्टार्स को भी हेल्प करने के लिए वो कुछ इसी तरीके से यूज करते हैं। और ये उन्होंने तब बोला जब उनसे पूछते हैं कि लोगन पॉल को तुमको 2025 में बुक करना, तो तुम कैसे बुक करोगे? तो ये आंसर था। तो इसका मतलब अगर अभी देख के कोई चीज समझ में नहीं आ रही और सिर्फ पॉल हेमन के ऊपर भरोसा है, तो ये समझ लेना कि कहानी का एंड तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। अब कहानी के बीच में क्या होगा उसकी सिर्फ प्लानिंग चल रही है। और वो ये भी बताते हैं कि कई बार पिवट करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं, तो उस लास्ट पेज को दिमाग में रखते हुए ही हम सारे के सारे चेंजेस करते हैं। भाई कुछ अलग ही दिमाग है यार पॉल हेमन का, वाइज मैन ऐसे ही नहीं उनको कहा जाता। और अभी जो हमने देखा भी था, उनका जो सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन ने उनको टेबल के ऊपर पटका था, उसके लिए अपनी प्रिपरेशन भी उन्होंने बताई। अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो तो आपको याद होगा किसी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉल हेमन ने रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर को की सेगमेंट था, उसमें इमोशनली अपने आप को इन्वॉल्व दिखाने के लिए कैसे अपने फादर का फ्यूनरल के ऊपर जो सूट कोट पहना था वो पहन के आया था, ताकि अपने अंदर के इमोशन को वो दिखा सके। क्योंकि वो कहते हैं कि वो उतने अच्छे एक्टर नहीं है, तो उनको बाकी एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो इस वाले सेगमेंट के लिए भी बिल्कुल एग्जॉस्टेड, एकदम डेड सा दिखने के लिए दाढ़ी वाड़ी बियर्ड वो कुछ सेट नहीं करवा रहे थे। सूट उन्होंने जानबूझ के ऐसा पहना था जो उनको फिट ना लगे, टाई कभी भी सेट नहीं होगी। भाई हद तो यहाँ पे होगी एक्सट्रीम जाने की। बंदा खाना सही से नहीं खा रहा, रात में सही से सो नहीं रहा कि वो दिखे, मतलब वो कह रहे मैंने उल्टा सीधा खाना जानबूझ के खाया ताकि मैं डिस्गस्टेड फील करूं और वो चीज फिर रिफ्लेक्ट हो सके मेरे उस सेगमेंट में जो मैं एक्चुअल में स्टोरी प्ले करना चाह रहा हूं। भाई क्या ही बोले यार इस चीज को, खुद मान भी रहा बंदा कि वो अच्छा एक्टर नहीं, जबकि हम तो मानते हैं वो अच्छा एक्टर है, और उसके बाद ऊपर से ये वो सारी चीजें कर रहा है। भाई इसके लिए तो कमाल ही है। और इस पूरे पॉडकास्ट में ना सिर्फ लोगन पॉल के ऊपर ही अगर आपने नजर रखोगे, सिर्फ पॉल हेमन की बात सुनोगे, ऐसा लगेगा कि एक छोटा बालक है जो कि अपने अध्यापक की बातें सुन रहा है, बिल्कुल ऐसे खुश होकर, बिल्कुल एडमायर करके कि हाँ भाई आज से ऐसी ऐसी बातें सुनूंगा जो कि मुझे जिंदगी भर का सारा ज्ञान और सार दे देंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि लोगन पॉल खुद अपने आप को उस मेन इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यू के स्पॉट में हमेशा से देखते हैं और उनको पता है कि कितना ज्यादा चीजें सीखी जा सकती है पॉल हेमन से। बहुत मस्त था ये वाला पॉडकास्ट। और बाकी शॉर्ट्स के ऊपर आप नजर रखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं वहां पर भी शेयर करने वाला हूँ। अभी जाके आप ना वीडियो के बाद देख भी सकते हो, काफी एफर्ट डाल के अलग तरीके से बनाते हैं हम लोग आपके लिए। और जो मैं कह रहा था भाई, एक सेथ रॉलिंस की तो बात ही मैं बतानी भूली, कब से लिखी हुई थी मैंने यहाँ पे। सीवीवी वाले पॉडकास्ट में आए थे और उन्होंने बताया उनकी जेलसी है रोमन रेंस और कोडी रोड्स। सबसे पहले तो पंक के बारे में बोलते हैं कि इससे ये रियल बात है, सेथ रॉलिंस की बहुत रियल रॉ पर्सनैलिटी यहाँ पर थी सेथ रॉलिंस की। कहते हैं
सीएम पंक बहुत ज्यादा सेल्फिश बंदा है। उन्होंने तो भाई विंस मैकमैन ट्रिपल एच को भी लपेट दिया। कहते हैं सीएम पंक ऐसे सेल्फिश है कि जब ये बंदा गया तो हम इसके साथ दोस्त थे, लेकिन जब वे गया तो ये चाह रहा था कि हम भी चले जाएं। क्या क्या भाई, हमारा रोटी धंधा पानी सब इससे चल रहा है, तेरी प्रॉब्लम है तो हम भी क्या तेरे साथ नपट जाए। मतलब सीएम पंक ऐसा चाह रहा था। मैंने सीएम पंक को कांटेक्ट भी किया, सेथ रॉलिंस कहते हैं, लेकिन ये बंदा मेरा जवाब नहीं देता था। मैं पूछता था ऐसा क्या तू आएगा वापस, लेकिन कोई जवाब नहीं आता था सीएम पंक का। फिर कहते हैं कि कैसे रोमन रेंस वीक लिंक रहा है अगर तीनों में से शील्ड के बंदों में से बात करें, क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज रोमन से 5-5 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस ऑलरेडी लेके बैठे हुए थे जब रोमन रेंस ने प्रोफेशनल रेसलिंग में एंटर किया था। तो कहते हैं लेकिन वो ऑब्जर्वेंट बहुत बढ़िया है, उसने कैसे चीज़ों को सब कुछ सीखा और आज देखो वो ट्रैवल चीफ बन गया है। और जो जेलेसी वाली बात के ऊपर आते हैं ना, वो कहते हैं कि ये रोमन और कोडी को मैंने हेल्प करी है ये जिस भी जगह पर हैं आज, और मैं कोई एरोगेंट वे में नहीं बोल रहा। सेथ रॉलिंस कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि रोमन और शील्ड हमारा तो तुम्हें पता ही है, सब हमने शुरुआत ही वहीं से करी। और कोडी रोड्स के बारे में कहते हैं ये बंदा स्पॉट पे आया, लेकिन सबसे पहले इसको मैच किसके साथ मिला, स्टोरी किसके साथ मिली, मेरे साथ मिली। तो वहां से एक स्टेज सेट हुआ कोडी रोड्स के आगे जाने का। और वो जेलेसी की बात करते हैं कि यार ये WWE मैनेजमेंट के लिए वो बोल रहे थे। सोच रहे हो खुल के ऐसे पॉडकास्ट में कि मेरे को कभी भी रोमन रेंस और कोडी रोड्स की तरह कंपनी ने देखा ही नहीं। मतलब रोमन रेंस को कह सकते हो कि पिक किया, कोडी रोड्स को कह सकते हो कि पिक किया। हाँ, सेथ रॉलिंस कहते हैं मैंने बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन इन दोनों बंदों की तरह मुझे कभी नहीं देखा गया। और भाई इस बात से मैं 100% अग्री करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से वो स्पॉट पे रोमन रेंस और कोडी को रखा, पता था कि उनको बड़ा स्टार बनाने के लिए रखा है, लेकिन सेथ रॉलिंस के साथ वैसा किया नहीं। तो भाई ये सही पॉइंट था उनको, कहते हैं इस वजह से मेरे को जेलेसी भी है। और उन्होंने ये भी बोला मुझे सीएम पंक का ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि कैसे वो कहता है कि विंस मैकमैन चला गया इस वजह से वो कंपनी में आया। भाई सीएम पंक तेरी कौन सा यारी दोस्ती ट्रिपल एच के साथ में थी। तो ये बहुत ही ज्यादा हिपोक्रेट भी कहते हैं सीएम पंक को। और अगेन ये ऐसा नहीं था कि सेथ रॉलिंस किसी कैरेक्टर में रह के कह रहे हैं, लिटरली उनकी अंदर की बातें ही ये फूट के आ रही थी। और फिर वो अपने रिटायरमेंट के ऊपर आते हैं, कहते हैं यार अब मेरी एज हो चली है, अब मेरा सिर्फ यही काम है कि मैं अच्छा फादर बनने के ऊपर फोकस करूं, कैसे मैं अपनी जो लाइफ है उसको और लंबा खींच के लेके जा सकता हूं और साथ में अपने इस पैशन को भी इंजॉय कर सकता हूं। तो ये सेथ रॉलिंस का कहना था इस पॉडकास्ट में, और भाई सही हो गया। वैसे विंस मैकमैन के जाने के बाद से लोग काफी खुल के सामने आते हैं, स्पेशली जब पॉल हेमन जैसे बंदे फ्रीडम के साथ बात कर सकते हैं, तो बिजनेस की काफी सारी इनसाइट्स हमको पता चलती है, जो कि शायद वैसे किसी डॉक्यूमेंट्री से ही पता चलती थी। तो ये थोड़ा सा स्पेशल बात हो गई विंस के जाने के बाद। पता नहीं हर मुद्दे में विंस मैकमैन कहां से आ जाते हैं बीच में। अभी जो पेंटा के बारे में मैं आपको बता रहा था, भाई कुछ लोगों को पेंटा से प्रॉब्लम भी हो गई। आप सोचोगे भाई पेंटा से क्या प्रॉब्लम, बंदे ने तो सब कुछ सही किया है। तो मामला ये गड़बड़ हुआ है कि पेंटा ने अपने प्रोमो में थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया था, जिसकी वजह से शो के टाइम में कुछ लोगों से चीजें कट कर दी गई कि भैया अब तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि पेंटा ने ज्यादा टाइम खा लिया है। और मेरी बात ना, मेरे तो गुस्सा सा भी आ रहा है ऐसे सोच के, भाई तुम नेटफ्लिक्स पर आए हो ये कह के कि भैया फ्रीडम है, हम कितने भी घंटे का चला सकते हैं। उसके बाद फिर ऐसी बातें निकल के ही सामने क्यों आ रही हैं। लेकिन अब ये भी पता चला भाई ये 3 घंटे का शो को इन्होंने 2.5 घंटे का क्यों बना दिया। कहाँ हम तो सोच रहे थे कि कमर्शियल WWE को कैसे जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता था, अब हम सोच रहे थे भाई अब तो कोई प्रेशर नहीं है कि 3 घंटे के अंदर ही खत्म करना। अब तो वो कई बार ऑफ एयर में जो चीजें आती थी वो कर नहीं पाते थे, लेकिन अब उसकी तो कोई बात है नहीं, क्योंकि भाई तुम 3 घंटा 25 मिनट का भी बना सकते हो, ये उल्टा 2.5 घंटे पे लेके आ गए। तो भाई ये इन्होंने हमारा पप्पू ही काटा है। ये ऐसा कह रहे हैं हम कि भाई जो क्रू है, जो टैलेंट है, किसी को फ्लाइट लेनी है, किसी को कुछ करना है, जल्दी हम अपना शो निपटा लेते हैं, उसके बाद कोई डार्क में मैच है तो उनके लिए जगह बचानी है, तो इसलिए जल्दी शो को निपटा देंगे। तो भाई मेरे को समझ नहीं आएगा इसका मतलब क्या था। मुझे लग रहा है ट्रिपल एच ने क्योंकि खुद बताई दी अपनी दिल की बात कि वो चाहते हैं कि एक जो परफेक्ट टाइमिंग है किसी शो की, रॉ की, वो 2.5 घंटे की है। तो आप 2.5 घंटे के अराउंड नहीं मानो, उससे ज्यादा WWE कभी घसीटेगी नहीं, बस उसको मान के चलो। वो तो बस कहने का ही था कि भाई अरे हम तो अब कितने मर्जी का भी शो चला सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अनरिटन रूल सही ये है कि 2.5 घंटे के आसपास का ही मंडे नाइट रॉ रहेगा। एटलीस्ट ट्रिपल एच को देख के तो ये समझ में आ रहा है, अगर सारी चीजें वही चला रहे हैं। तो बस कहने की बात थी, ऐसा फ्रीडम है भी, लेकिन वो उस फ्रीडम को यूज भी नहीं कर रहे। आपको पेंटा वाली पोस्ट के मैं लाइक्स बता रहा था, चैट गेबल की इस पोस्ट पर ही देख लो भाई 62,000 लाइक्स हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा अपना कैरेक्टर भी चैट गेबल ने ब्रेक किया, जहाँ पे बता रहे हैं कैसे वो इस प्रोफेशनल रेसलिंग के प्यार में पड़े इतने सालों से, क्या ब्यूटी है इस वाले स्पोर्ट की। और यार किसी ने कॉमेंट करके कल ही लिखा था कि व्हेन यू से चैट गेबल मेरे को नाम आता है दिमाग में डॉल्फ जिगलर का। हाँ यार वही हो रहा है कि उस बंदे ने भी सब कुछ किया, अच्छा सेल, अच्छे मैच, हर एक सुपरस्टार को ओवर करना, किसी के साथ भी रब लेके उसको और बढ़िया टैलेंट बनाना, वही हम चैट गेबल भी कर रहे हैं। लेकिन इस बंदे के साथ खुद कुछ नहीं होता कभी। यार मैं अभी भी सोचता हूँ कि क्यों ना गुंथर की जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है उसका रेन तोड़ने के लिए सही बंदा चैट गेबल, मतलब सैमी ज़ेन से कुछ ले नहीं रहे हम यहाँ पे, लेकिन चैट गेबल के लिए भी वो बहुत स्पेशल मूवमेंट हो जाता है, स्पेशली जैसे उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई थी। अभी तो वैसे उनको नेगेटिव रिएक्शन मिलता है उनके कैरेक्टर की वजह से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक माहौल चेंज होने वाला, ट्रेंड
चेंज होगा जहाँ पे सारे लोग चैट गेबल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करने वाले हैं। तो देखते हैं उनका दिन आ जाए भाई, डॉल्फ ज़िगलर जैसी चीज़ उनके साथ ना ही हो तो सही रहेगा। वैसे डॉल्फ ज़िगलर तो खुद ही परेशान होकर गए थे, उन्होंने भाई मुझे नहीं टिकना है यहाँ पे। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू इनको रिलीज़ कभी करती नहीं, क्योंकि ये वो बंदे जिनके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू सबसे ज़्यादा रिलाई कर सकती है। और इसका आप सबसे बड़ा प्रूफ देख सकते हो कि पेंटा को सबसे पहले मैच चैट गेबल के साथ ही दिया। यार ये कोरी ग्रेव्स और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में क्या सीरियस ड्रामा चल रहा है भाई। कोरी ग्रेव्स को आपको पता ही है अब मेन रोस्टर से हटा के एनएक्सटी की कमेंट्री में लेके चले गए, और कोरी ग्रेव्स ने क्या ट्वीट किया भाई, सबको हिला दिया इस चीज ने। यहाँ पे वो बताते हैं कि मैं एक ऐसा ड्रीम पहले चेस कर रहा था, फिर मुझे बताते हैं कि मैं फिजिकली अब उस ड्रीम को नहीं कर सकता, मतलब इन रिंग कॉम्पिटिशन से उनको बोल दिया था तुमको रिटायर होना पड़ेगा। उसके बाद मैं कॉमेंट्री पर आया, इतने टाइम से मैंने मेहनत की, और जब सही में मेरा कुछ करने का, मेरे को उसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम आया भाई, अब मुझे बोल दिया जाता है कि तुम अपनी ही उस जॉब के लिए उतने ज्यादा फेमस नहीं हो। और ये वो ये कहना चाह रहे थे कि कैसे उनको मेन रोस्टर से अब एनएक्सटी में वो लेके चले गए। और भाई आपको पता है मेन रोस्टर ज्यादा वैल्यू रखता है, एनएक्सटी कम वैल्यू रखता है, तो इस वजह से कोरी ग्रेव्स को पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने फिर ट्वीट किया कि वो एनएक्सटी में आज काफी कुछ बोलेंगे, बट आज एनएक्सटी में कोरी ग्रेव्स कहीं पर भी नहीं थे। और जितने ये जो बैक स्टेज डर्ट शीट्स वाले सोर्सेस हैं वो यही कह रहे हैं कि ये रियल चीज है, ऐसा नहीं है कि कोरी ग्रेव्स किसी स्टोरी लाइन का पार्ट बन रहे हैं, जैसे काफी सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि ये शायद उनकी रॉयल रंबल की एंट्री को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी लाइन तो नहीं बना रही। लेकिन अभी तक सुनने में तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये कुछ है। और अगर कोरी ग्रेव्स की सारी बातें सही है तो भाई बुरा तो लग रहा है कोरी ग्रेव्स के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई इतने टाइम से अब जब सब वो काम कर रहे हैं तो अब उनको क्यों ये एनएक्सटी में लेके जा रहे हैं। अगर वो शुरुआत से एनएक्सटी में होते और एनएक्सटी में ही थे तब तो फिर कहते हैं हाँ चलो ठीक है, लेकिन यार ये थोड़ा सा गड़बड़, पता नहीं अभी कैसे आगे प्रोग्रेस करने वाली। लेकिन जितना भी सुनने में लगा है मामला तो ये रियल सही लग रहा है। आज कोरी ग्रेव्स वैसे आए नहीं एनएक्सटी में, जबकि उन्होंने ट्विटर पर इस बात को ट्वीट किया था। लेकिन हाँ आज बेली जरूर आ गई एनएक्सटी में, और रॉक्सैन के साथ ऐसा लग रहा है कि उनकी जो फ्यूड है वो चल पड़ी है। एक वैसे इंटरव्यू में बेली ने बोला था कि रॉक्सैन के साथ रेसलमेनिया का मैच, तो क्या यहाँ से वो उसकी स्टोरी पका रहे हैं, वेल देखना होगा। लेकिन बेली को रिएक्शन अच्छा मिला था एनएक्सटी में, क्योंकि कह सकते हो एनएक्सटी तो उनका वैसे ही घर है, वहीं से उनको इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी जो अच्छे से वो ट्रांजिशन करके मेन रोस्टर में भी आ पाई, जो कि आज के सुपरस्टार कर नहीं पाते। इस साल रेसलमेनिया 41 में अगर रोमन रेंस मेन इवेंट कर लेते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू के इतिहास में ऐसी चीज रोमन रेंस कर पाएंगे जो अब से इससे पहले मतलब अब तक किसी भी सुपरस्टार ने नहीं करी है, और वो है रेसलमेनिया को 10 बार मेन इवेंट करना। ये अभी जो रेसलमेनिया 40 है उसमें जब उन्होंने लगातार 2 मेन इवेंट कर लिए ना, तो उन्होंने जो होगन है उनको ही पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उनका 8 बार मेन इवेंट करने का रिकॉर्ड था, रोमन रेंस ने एक साथ ही 2 कर लिए, तो 7, 8, 9 एक साथ ही होगा। तो अगर इस बार भी रेसलमेनिया को रोमन रेंस मेन इवेंट कर रहे हैं तो 10 मेन इवेंट करने वाले डब्ल्यूडब्ल्यू के वो पहले सुपरस्टार बन जाएंगे। हालांकि उनका मैच ही कौन सा होगा उसको लेकर अभी बहुत बड़ा डाउट है, जिसके ऊपर बस अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। लेकिन पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में आपको मैं कुछ बता देता हूं। और ब्रॉन स्ट्रोमैन क्या रॉयल रंबल में अपीयर होने वाले हैं? तो भाई अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट में उन्होंने यहाँ पर शोल्डर प्रेस मशीन के ऊपर वर्कआउट वो कर रहे हैं, काफी वेट उन्होंने लादा हुआ है वहां पे, क्योंकि भाई इतना तो जो उनका बलशाली शरीर है वो है, तो इतना वेट तो वैसे वो उठाएंगे। और यहाँ पे वो लिखते हैं कि ये ऐसा लगता नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि वो रॉयल रंबल में घुस जाएं, ऐसा करके उन्होंने मतलब ये मतलब कुछ खिचड़ी पका के थोड़ा उल्टा सीधा इनडायरेक्ट वे में वो रॉयल रंबल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हाँ तैयार तो ब्रॉन स्ट्रोमैन सही है। और मुझे ये भी लग रहा है शायद उन्होंने ऐसा इसलिए भी पोस्ट किया क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ना इनडायरेक्ट वे में कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस को एनकरेज करते हैं कि उनके बारे में बात करो, क्योंकि जब उनके बारे में बात होगी किसी एक स्पॉट पे आने के लिए तो डब्ल्यूडब्ल्यू के कानों में वो पड़ती है। और इसका प्राइम एग्जांपल है ब्रॉन्सन रीड, किस तरीके से आजकल वो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो अपना थोड़ा ट्विटर का भी जो फैन बेस है वो अच्छे तरीके से बना रहे हैं। आज की फाइनल स्टोरी रोमन रेंस के रेसलमेनिया के मैच के बारे में ही है। और भाई इस पॉइंट पर डब्ल्यूडब्ल्यू की सारी स्टोरी रोमन रेंस की आगे के डायरेक्शन को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर सारे बंदे अपने अलग अलग प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, रॉक नहीं आ रहे, कोडी रोड्स और जॉन सीना का मैच हो रहा है, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का अलग मैच है, तो एक लेजिट जो मैच रोमन रेंस का रेसलमेनिया 41 में होगा वो है अगेंस्ट स्कॉटिश वॉरियर साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर। अभी आप अगर नोटिस कर रहे होगे तो डब्ल्यूडब्ल्यू जानबूझ के फैंस के दिमाग में ऐसा फीड कर रही है कि ड्रू मैकिंटायर हर जगह ही रोमन रेंस का नाम ले रहे हैं। और जैसे कि अभी पॉल हेमन की कहानी मैंने बताई आपको, वो लास्ट पन्ना पहले लिखते हैं, जो कि हमको शुरू में थोड़े थोड़े हिंट्स मिलते हैं। तो जितना कंसिस्टेंटली रोमन रेंस का वो नाम ले रहे हैं, ये पॉसिबली रेसलमेनिया मैच की तरफ ही जा रहा है। इसका जो चांस है सेंस है वो इसलिए भी बन रहा है क्योंकि रोमन रेंस के लिए भी कंफ्यूजन है कि उनका रेसलमेनिया का मैच कौन सा होगा। और भाई ड्रू मैकिंटायर के बारे में भी तो सोचो, उसका मैच किसके साथ होगा। तो अगर ये इसको अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं तो ये रेसलमेनिया 41 में एक रेसलमेनिया वर्दी मैच लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू बनाने जा रही है ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस का। शायद किसी और दिन पर मैं बहुत ज्यादा खुश होता इस मैच को
लेकर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों लोगों के लिए और भी कुछ बड़ी चीजें हो सकती है, क्योंकि मैच एक तो पहले भी हो चुका है। ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही डिसइंटरेस्टेड हूं, लेकिन मेरे को इतना ही भरोसा है कि जब इसकी स्टोरी अच्छे से बनाएंगे तो उस रेसलमेनिया मैच के लिए एक्साइटमेंट जरूर होगी। बट फिर जो सोच के ऐसा भी लग रहा है कि हर बार कहां सारे लोग रोमन रेंज के पीछे ही पड़े रहते थे बड़े रेसलमेनिया के मैच के लिए, अब ऐसा हो रहा है कि रोमन रेंज को खुद से एक रेसलमेनिया का मैच ढूंढना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सटपटा है। बाकी पूरी वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करिए, उसके लिए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसा WWE से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहता है। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।